हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीसीआईएएस प्राइम। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम ट्रिपल सी एग्जाम से रिलेटेड टोटल 1000 क्वेश्चन आंसर यहां पर कवर करेंगे और ये क्वेश्चन आंसर चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर होंगे। हर चैप्टर से इसमें 100 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं, जिसमें से यह ट्रिपल सी एग्जाम का लेक्चर नंबर 2 है। और आज की इस वीडियो में हम ट्रिपल सी का चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर यानी कि जो चैप्टर नंबर 1 है, इस वीडियो में हम 30 प्लस यहाँ पर क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। और जो हमारे वीडियो अपलोड होंगे पार्ट वाइज यहाँ पर अपलोड होंगे। तो ये जो वीडियो है ये ट्रिपल सी का चैप्टर नंबर 1 का पहला पार्ट है और इस पहले पार्ट में हम टोटल 30 प्लस एमसीक्यू यहाँ पर कवर करेंगे। फिर इसी तरीके से जो दूसरा पार्ट होगा चैप्टर नंबर 1 का, उसमें भी 30 प्लस एमसीक्यू यहाँ पर कवर करेंगे। इसी तरीके से टोटल हम हर चैप्टर के 100 क्वेश्चन आंसर यहाँ पर क्लियर कर लेंगे। अगर आप लोगों ने पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो और उस वीडियो की लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्योंकि वह वीडियो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि उसमें हमने डिस्कस किया है कि जो 1000 एमसीक्यू यहाँ पर हम क्लियर करने वाले हैं और ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी कैसे करना है, ये सारी चीजें हमने उस वीडियो में डिस्कस की हैं। इसके जो पीडीएफ नोट्स होंगे वो आपको कैसे मिलेंगे और उनको आपको कहां से डाउनलोड करना है, इसलिए वह वीडियो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें हम ट्रिपल सी एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू चैप्टर नंबर 1 के क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर हम अपने पीडीएफ नोट्स को ओपन कर लेते हैं और अपना वीडियो आज का हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने चैप्टर नंबर 1 की पीडीएफ ओपन कर ली है, जिसमें हमने टोटल 100 एमसीक्यू यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं। जो हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है, जिसमें कंप्यूटर का परिचय बताया गया है, ये चैप्टर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है कि पहले से शुरू कंप्यूटर को दोबारा से शुरू करना क्या कहलाता है। यानी कि अगर हमारा कंप्यूटर पहले से स्टार्ट है और उसको हम दोबारा स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर कौन सी प्रक्रिया होगी? वार्म बूटिंग, कोल्ड बूटिंग, लॉग ऑफ और शटडाउन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वार्म बूटिंग। अगर कंप्यूटर पहले से हमारा स्टार्ट है और दोबारा उसको हम स्टार्ट करते हैं तो वह हमारा वार्म बूटिंग कहलाता है। अब वार्म बूटिंग और कोल्ड बूटिंग का मतलब क्या है? वार्म बूटिंग का मतलब ये होता है कि अगर हमारा कंप्यूटर ऑन है और उसको हम रिस्टार्ट कर दें तो वहाँ पर हमारा कंप्यूटर वार्म बूटिंग की प्रक्रिया करता है। और कोल्ड बूटिंग का मतलब ये होता है कि अगर हमने अपने कंप्यूटर को शट डाउन कर दिया है बिल्कुल पूरी तरीके से और फिर हम उसको स्टार्ट करते हैं तो हमारा कोल्ड बूटिंग कहलाता है। तो यहाँ पर कभी कभी कोल्ड बूटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं कि अगर कंप्यूटर शट डाउन है और उसको हम ऑन करते हैं यानी स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर कौन सी प्रक्रिया होती है? तो वहाँ पर कोल्ड बूटिंग की प्रक्रिया होगी। अगर कंप्यूटर स्टार्ट है और दोबारा हम उसको स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर हमारा वार्म बूटिंग की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। फिर हमारा नेक्स्ट है हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, यानी कि जो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं क्या होते हैं। तो वैसे तो आपको पता होगा कि हमारे कंप्यूटर जो है एनालॉग कंप्यूटर होता है, डिजिटल और यहाँ पर हाइब्रिड, 3 कैटेगरी के कंप्यूटर यहाँ पर हैं, जिसमें से बताया गया है कि हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है। तो डिजिटल कंप्यूटर का दूसरा रूप होता है, एनालॉग कंप्यूटर का दूसरा रूप होता है, एनालॉग और डिजिटल दोनों के रूप होते हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर। क्योंकि जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर का भी काम करता है और डिजिटल कंप्यूटर का भी काम करता है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा एनालॉग और डिजिटल दोनों, क्योंकि ये दोनों प्रकार के कंप्यूटर का काम करता है। ये क्वेश्चन सिंपल है। अगर आप लोगों ने हमारा डिटेल सिलेबस कंप्लीट किया होगा, जिसमें हमने टोटल सारी चीजें क्लियर की हैं कि कंप्यूटर क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर क्या है, डिजिटल कंप्यूटर क्या है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को पता होगा। लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउस को मदरबोर्ड पर बने किस पोर्ट से जोड़ा जाता है। यानी कि जो हमारा माउस होता है, अगर हम माउस को मदरबोर्ड से कनेक्ट करते हैं तो उसको हम किस पोर्ट से जोड़ेंगे? ऑप्शन नंबर ए PS2 पोर्ट, फिर ऑप्शन नंबर 2 है USB पोर्ट,
ऑप्शन नंबर सी सीरियल पोर्ट और ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो माउस होता है, माउस को हम दो पोर्ट से जोड़ते हैं, एक होता है PS2 पोर्ट और एक होता है हमारा USB पोर्ट। क्योंकि माउस जो है, माउस भी दो कैटेगरी में आते हैं, एक PS2 पोर्ट में आता है और एक हमारा USB पोर्ट में आता है। चाहे तो हम अपने माउस को PS2 पोर्ट से भी कनेक्ट कर सकते हैं और USB पोर्ट से भी कनेक्ट कर सकते हैं कि जो हमारा माउस है ये PS2 पोर्ट का है या फिर USB पोर्ट का है। तो माउस को हम दोनों कैटेगरी में जोड़ सकते हैं, USB पोर्ट में भी और PS2 पोर्ट में भी। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर है हमारा BCD का पूरा नाम क्या होता है, यानी कि BCD जो है इसका फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म है बाइनरी कोडेड डेसिमल, यानी कि BCD का पूरा नाम बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है। और ये भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि SSC एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है। फिर नेक्स्ट हमारा है कि माउस में बटन की संख्या कितनी होती है, यानी कि जो हमारा माउस है, माउस में कितनी बटन होती हैं। तो माउस में जो बटन्स होती हैं, 3 बटन होती हैं। एक होती है लेफ्ट बटन, एक होती है राइट बटन और एक होती है हमारी स्क्रॉल बार। तो माउस में बटन हमारी 3 होती हैं। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को पता भी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया, यानी कि जो सेमी ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी होती है इसका प्रयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किया गया। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पीढ़ी की बात कर लेते हैं। जो कंप्यूटर की पीढ़ी होती हैं ये 5 प्रकार की होती हैं, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर। टोटल 5 प्रकार के हमारे जनरेशन हैं, जिसमें कंप्यूटर का जो फर्स्ट जनरेशन होता है ये 1940 से लेके 1956 तक चले थे, यानी कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर 1940 से लेके 1956 तक चले। और इस प्रकार के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा था सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर 1956 से लेके 1963 तक चले थे। और इस प्रकार के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा सेकंड जनरेशन होगा, क्योंकि सेकंड जनरेशन में ही ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया गया था। और नेक्स्ट हमारी है थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर। जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर होते हैं ये 1964 से लेके 1971 तक ये चले थे। और इस प्रकार के कंप्यूटर में, यानी कि जो थर्ड जनरेशन के अंतर्गत कंप्यूटर बनाए गए थे उसमें आईसी, जिसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के नाम से जानते हैं, तो आईसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी में किया गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर 1971 से लेके 1985 तक चले थे। और इस प्रकार के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया, यानी कि फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर होते हैं इसमें माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया। फिर नेक्स्ट फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं, ये 1985 से लेकर अभी तक चल रहे हैं, जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर होते हैं। और इसमें AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। AI का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। तो यहाँ पर आप लोग कंप्यूटर की 5 पीढ़ी से रिलेटेड क्वेश्चन समझ गए होंगे कि किस पीढ़ी में कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई और किस पीढ़ी को कब बनाया गया और टोटल पीढ़ी कितने प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी होती है ये कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन में इस्तेमाल की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर। फिर इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन से नवीनतम IT गैजेट्स हैं, यानी कि यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं इसमें से कौन से ऐसे गैजेट्स हैं जो हमारे न्यू टेक्नोलॉजी के अंतर्गत बनाए गए, इसीलिए इसको बोला गया है नवीनतम IT गैजेट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो पेन विथ कैमरा है ये भी हमारा नवीनतम IT गैजेट्स के अंतर्गत आता है। और ऑप्शन नंबर बी जो ड्रोन कैमरा है ये भी हमारा नवीनतम IT गैजेट्स के अंतर्गत आता है। तो पेन विथ कैमरा, ड्रोन कैमरा दोनों हमारे करेक्ट आंसर हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा है कि किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है, यानी कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है। अब यहाँ पर जो किलोबाइट दिया गया है इसको हम KB के नाम से जानते हैं, यानी कि KB के नाम से हम किलोबाइट को जानते हैं। और मेगाबाइट जो होता है इसको हम
एमबी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कितने केबी मिलकर 1 मेगाबाइट बनता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1024, यानी कि 1024 केबी से मिलकर 1 मेगाबाइट बनता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1024 केबी से मिलकर 1 मेगाबाइट बनता है। अगर इसी तरीके से पूछ लिया जाता कि 1024 एमबी से मिलकर कितने जीबी बनते हैं, तो 1024 एमबी से मिलकर हमारा 1 जीबी बनता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1024 केबी से मिलकर 1 मेगाबाइट बनता है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेलवे आरक्षण केंद्र में किस कंप्यूटर का उपयोग किया गया, यानी कि जो रेलवे आरक्षण केंद्र होते हैं इसमें किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी माइक्रो कंप्यूटर और ऑप्शन नंबर डी सुपर कंप्यूटर। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेन फ्रेम कंप्यूटर, यानी कि रेलवे आरक्षण केंद्र में मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया था। अब ये मेन फ्रेम कंप्यूटर होता क्या है, तो जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है ये बहुत शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। इसका आकार और क्षमता मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है, यानी कि जो हमारे मिनी कंप्यूटर होते हैं और माइक्रो कंप्यूटर से होते हैं, मेन फ्रेम की क्षमता इन कंप्यूटरों से अधिक होती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर में बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं और यह कंप्यूटर मल्टी यूजर होता है। मल्टी यूजर का मतलब होता है कि इस कंप्यूटर में एक साथ कई लोग काम कर सकते हैं, इसीलिए मेन फ्रेम कंप्यूटर को मल्टी यूजर कंप्यूटर बोला जाता है। और इस कंप्यूटर में एक समय में एक से अधिक यूजर मिलकर किसी भी काम को अंजाम दे सकते हैं, यानी कि उस काम को कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मेन फ्रेम कंप्यूटर, रेलवे आरक्षण केंद्र में मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 10, यानी कि चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रोसेसिंग स्पीड की गणना किस में मापी जाती थी। जो 4th जनरेशन के कंप्यूटर होते थे इसमें जो प्रोसेसिंग स्पीड थी, यानी कि जो कंप्यूटर काम करते हैं उसमें प्रोसेसर लगे होते हैं, उसमें प्रोसेसिंग स्पीड की गणना किस में मापी जाती थी। पिको सेकंड में मापी जाती थी, या नैनो सेकंड में मापी जाती थी, या माइक्रो सेकंड, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पिको सेकंड। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग स्पीड की गणना थी यह पिको सेकंड में मापी जाती थी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि कंप्यूटर मॉनिटर पर ब्लिंक होने वाला चिन्ह क्या कहलाता है। तो कंप्यूटर मॉनिटर पर जो हमारा चिन्ह ब्लिंक होता है उसको हम पॉइंटर बोलते हैं, या कर्सर बोलते हैं, या ट्रैक बॉल, या फिर ऑप्शन नंबर डी माउस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, उसको हम कर्सर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग अभी देखिएगा जो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो इसमें एक छोटा सा चिन्ह ब्लिंक हो रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं कर्सर। और कर्सर पोजीशन बताता है कि प्रेजेंट टाइम में हम कंप्यूटर स्क्रीन पर कहाँ हैं, और जहाँ पर हमारा कर्सर होगा जो भी काम हम कंप्यूटर में करेंगे वो हमारा वहीं से स्टार्ट होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कर्सर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें पूछा गया है वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है, यानी कि किस पर निर्भर होता है। जो हमारे कंप्यूटर में वर्चुअल मेमोरी होती है किस पर निर्भर होती है। ऑप्शन नंबर ए डेटाबेस, ऑप्शन नंबर बी एड्रेस लाइन, ऑप्शन नंबर सी डिस्क स्पेस, और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डिस्क स्पेस। कि जो हमारा वर्चुअल मेमोरी है, वर्चुअल मेमोरी का साइज डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है। अगर आप लोगों ने थ्योरी कंप्लीट की होगी तो वहाँ पर हमने वर्चुअल मेमोरी के बारे में डिस्कस किया है अच्छे से कि वर्चुअल मेमोरी क्या होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी डिस्क स्पेस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा है एनिएक का पूरा नाम क्या है, यानी कि जो एनिएक कंप्यूटर होता है इसका फुल फॉर्म क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कोडर, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर,
ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटरप्रेटर एंड कंप्यूटर, या ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल स्लोटर एंड कंप्यूटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये ENIAC कंप्यूटर का पूरा नाम होता है। अब यहाँ पर हम ENIAC कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं ताकि आप लोगों को ENIAC कंप्यूटर से रिलेटेड सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो जो ENIAC कंप्यूटर है इसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर है। यह दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। SSC एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था। तो जो ENIAC कंप्यूटर है ये हमारा दुनिया ने विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था और इस कंप्यूटर को जॉन मॉचली और जे प्रोस्पर एकार्ट ने 1946 में बनाया। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि ENIAC कंप्यूटर को कब बनाया गया। तो ENIAC कंप्यूटर को 1946 में बनाया गया था। दो साइंटिस्ट थे, एक थे जॉन मॉचली और एक थे जे प्रोस्पर एकार्ट। इन्होंने 1946 में ENIAC कंप्यूटर को बनाया था। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ENIAC कंप्यूटर दुनिया का पहला डिजिटल कंप्यूटर है और इसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर है। इस कंप्यूटर को 1946 में जॉन मॉचली और जे प्रोस्पर एकार्ट ने बनाया था। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में किसका प्रयोग हुआ, यानी कि जो कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी है इसमें किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए IC, ऑप्शन नंबर बी ट्रांजिस्टर, या ऑप्शन नंबर सी ULSI, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा ULSI, क्योंकि कंप्यूटर की जो 5वीं पीढ़ी है 5th जनरेशन के कंप्यूटर जो थे उसमें ULSI या AI का आविष्कार हुआ। AI जो है इसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं और ULSI इसका फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये ULSI का फुल फॉर्म है और 5वीं पीढ़ी में ULSI और AI दोनों का इस्तेमाल किया गया था। और यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है IC, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कंप्यूटर की 3री पीढ़ी में हुआ, यानी कि 3rd जनरेशन में। IC का फुल फॉर्म इंटीग्रेटर सर्किट्स होता है। ऑप्शन नंबर डी ट्रांजिस्टर। तो जो ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी है इसका इस्तेमाल कंप्यूटर की 2nd जनरेशन यानी कि 2य पीढ़ी में किया गया था और 1st जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। फिर नेक्स्ट यहाँ पर है कि माउस को मदरबोर्ड पर बने किस पोर्ट से जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर जो एक क्वेश्चन है एक क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया है, क्योंकि माउस को मदरबोर्ड पर बने किस पोर्ट से जोड़ा जाता है इसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा बोथ ए एंड बी। माउस जो है माउस को PS2 पोर्ट और USB पोर्ट से भी जोड़ा जाता है। इसी तरीके से जो हमारा कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड को भी PS2 पोर्ट और USB पोर्ट दोनों से हम जोड़ सकते हैं। बस वहाँ पर ये डिपेंड करता है कि जो हमारे पास कीबोर्ड या माउस है वो PS2 पोर्ट वाले हैं या फिर USB पोर्ट से रिलेटेड हमारे कीबोर्ड और माउस हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोथ ए एंड बी, क्योंकि हम PS2 और USB पोर्ट दोनों से जोड़ सकते हैं। तो ये हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का विकास किस पीढ़ी में हुआ, यानी कि जो ग्राफिकल यूजर था जिसको हम GUI के नाम से जानते हैं। GUI का फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। इसका विकास किस पीढ़ी में किया गया, कंप्यूटर की 2nd जनरेशन में या कंप्यूटर के 3rd जनरेशन में या 4th जनरेशन या फिर ऑल ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4th जनरेशन के कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की 4th पीढ़ी में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का विकास हुआ और इसमें माइक्रो प्रोसेसर का भी विकास हुआ था। अब यहाँ पर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता क्या है। तो जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है यह एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस होता है जो स्क्रीन पर इंटरफेस प्रदर्शित करता है कि जो हमारी स्क्रीन है इसमें जैसे यहाँ पर स्टार्ट बार हो गया, सर्च बटन हो गई, यहाँ पर ऑप्शन हो गया, टास्क बार हो गया, नोटिफिकेशन एरिया हो गया, इन सभी चीज़ों को कैसे दिखाना है, इनको कैसे एडजस्ट करना है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब यही होता है कि इसको यूजर आसानी से ऑपरेट कर सकता है। यूजर अपने आप जिस तरीके से चाहे उस तरीके से कंप्यूटर को निर्देश देकर इसमें काम कर सकता है। तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। जो GUI है ना कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होते हैं, ये कमांड लाइन इंटरफेस की जगह पेश किया गया था।
कमांड लाइन इंटरफेस जो है इसका शॉर्ट नेम होता है CLI। CLI का फुल फॉर्म कमांड लाइन इंटरफेस। जब कमांड लाइन का हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम था तब उसमें हम कमांड दे के काम करते थे, यानी कि जो भी काम करना होता था पहले हम कमांड देते थे फिर हमें काम करना होता। लेकिन जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होते हैं इसकी सहायता से बस हम उस ऑप्शन या उस पर क्लिक कर देंगे और हमारा काम हो जाएगा, हमें कमांड नहीं देने होते हैं। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है इसका विकास कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी में हुआ, यानी कि 4th जनरेशन के कंप्यूटर में इसका इस्तेमाल किया गया था। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन है? यानी कि जो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर हमारा कौन था जिसे बनाया गया? यहाँ पर जो माइक्रो प्रोसेसर इसको हम CPU के नाम से जानते हैं, यानी कि CPU का दूसरा नाम माइक्रो प्रोसेसर ही होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का दूसरा नाम क्या है? तो माइक्रो प्रोसेसर इसका दूसरा नाम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंटेल 4004 यह पहला माइक्रो प्रोसेसर था। इंटेल 4004 जो माइक्रो प्रोसेसर है इसे इंटेल कॉरपोरेशन ने 1971 में बनाया। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि 1971 में सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन बनाया गया? तो इंटेल 4004 सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर 1971 में बनाया गया था। यह जो माइक्रो प्रोसेसर है इंटेल 4004, इस माइक्रो प्रोसेसर में 4 बिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इस्तेमाल की गई, यानी कि ये 4 बिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के होते थे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो इंटेल 4004 है ये किस बिट का था? तो ये 4 बिट का हमारा इंटेल 4004 माइक्रो प्रोसेसर था। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे। तो हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ कि पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन था? इंटेल 4004। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? यानी कि प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मार्क 1, अबेकस, नन ऑफ दीज या एनियक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एनियक होगा, क्योंकि एनियक के बारे में हम अभी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि एनियक क्या है। एनियक हमारा पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था और इसको 1946 में बनाया गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो स्पैम होता है, स्पैम किस वर्ड से संबंधित है, यानी किस चीज से संबंधित होता है? तो स्पैम जो है आर्ट से संबंधित है या सॉन्ग से संबंधित होता है या गेम से संबंधित है या कंप्यूटर से संबंधित होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटर। स्पैम जो है कंप्यूटर से ही संबंधित है। जैसे कि कभी कभी ये होता है कि जो हमारा कंप्यूटर होता है ऑनलाइन डेटा चोरी हो जाए, तो इस तरीके की जो भी क्रियाएं होती हैं वो हमारा स्पैम के अंतर्गत ही आ जाती हैं, उसी को वो बोलते हैं कि स्पैम हो गया है। तो स्पैम जो है कंप्यूटर से संबंधित होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्लॉटर, मॉनिटर, स्पीकर या डिजिटल कैमरा। तो इसमें से जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डिजिटल कैमरा जो है ये हमारा आउटपुट डिवाइस नहीं होता है, ये हमारा इनपुट डिवाइस होता है। और यहाँ पर जो मॉनिटर है, स्पीकर है, प्लॉटर है, ये हमारे आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में आते हैं, बल्कि डिजिटल कैमरा जो हो गया ये हमारा इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में हो गया। जैसे कि कीबोर्ड हो, माउस हो, ये हमारा हेडफोन होता है, डिजिटल कैमरा है। तो इस तरीके के जो भी डिवाइस हों वो हमारे इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आते हैं। अब यहाँ पर इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस होते क्या हैं? तो इनपुट डिवाइस जो होते हैं वह डिवाइस जिसकी सहायता से हम कोई भी डेटा कंप्यूटर के अंदर ले जाएं वो हमारे इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आते हैं। इसी तरीके से जो आउटपुट डिवाइस होती हैं, आउटपुट डिवाइस की सहायता से डेटा हमको मिलता है या फिर सुनाई देता है, तो आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि आउटपुट डिवाइस कौन सी नहीं होती है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई कंप्यूटर रिपोर्ट प्रिंट करता है तो वह क्या कहलाता है? जैसे कि कोई भी कंप्यूटर हो, अगर कोई रिपोर्ट हो या कोई PDF प्रिंट करे तो वह क्या कहलाएगी? ऑप्शन नंबर ए हार्ड कॉपी, ऑप्शन नंबर बी सॉफ्ट कॉपी, ऑप्शन नंबर सी सिस्टम कॉपी या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हार्ड कॉपी हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप लोग जो PDF पढ़ रहे हैं ये अभी कंप्यूटर के अंदर है, तो ये क्या होगी? ये सॉफ्ट कॉपी हो जाएगी। अगर इसी को अभी हम प्रिंटर से प्रिंट कर दें तब जो हमारे पास कॉपी होगी वो हार्ड कॉपी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी क्या होती हैं। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कंप्यूटर का कौन सा कंपोनेंट
कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। यानी कि कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है? ऑप्शन नंबर ए कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर बी मदरबोर्ड, या ऑप्शन नंबर सी सीपीयू, या ऑप्शन नंबर डी मॉनिटर। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा, कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है सीपीयू होता है, जिसका फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ये हमारा कंप्यूटर का मस्तिष्क या दिमाग कहलाता है और इसको हम माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है, प्रथम पीढ़ी में किस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया। तो इन सभी चीज़ों के बारे में तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि कंप्यूटर की जो टोटल 5 पीढ़ी होती हैं, किस पीढ़ी में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, यानी कि प्रथम पीढ़ी में कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब जो है इसका इस्तेमाल प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था। ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कंप्यूटर के सेकंड जनरेशन में किया गया। और सी नंबर जो ऑप्शन दिया है इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको हम आईसी के नाम से जानते हैं, इसका उपयोग तृतीय पीढ़ी में किया गया। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर की 5th जनरेशन में इसका इस्तेमाल किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से कौन सी रीड और राइट ऑपरेशन को साथ साथ करने की अनुमति देती है। यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी मेमोरी है जो डेटा को रीड भी कर सकती है और डेटा को राइट भी कर सकती है, यानी कि पढ़ भी सकती है और उसको लिख भी सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए रोम, ऑप्शन नंबर बी रैम, ऑप्शन नंबर सी ईपी रोम, या ऑप्शन नंबर डी CD रोम। तो यहाँ पर जो नोट में बताया गया है, जो कंप्यूटर की रैम मेमोरी होती है, जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, यह डेटा को पढ़ने और लिखने दोनों का काम करती है। यानी कि डेटा को रीड भी कर सकती है और डेटा को राइट भी कर सकती है। इसीलिए रैम मेमोरी को रीड राइट मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है और शॉर्टकट में हम इसको RWM भी लिखते हैं। कहीं कहीं पर क्वेश्चन आ जाता है कि RWM क्या है। तो जो RWM होती है हमारी रैम मेमोरी ही होती है, क्योंकि रैम मेमोरी डेटा को रीड भी कर सकती है और राइट भी कर सकती है। रैम मेमोरी के बारे में यहाँ पर कुछ बातें बताई गई हैं। जो रैम मेमोरी होती है हमारी अस्थिर मेमोरी है, यानी कि बिजली अगर बंद हो जाएगी तो इसमें जो भी डेटा होगा वो हमारा डिलीट हो जाता है। इसका इस्तेमाल सीपीयू द्वारा सक्रिय रूप से इस्तेमाल या संशोधित किए जा रहे डेटा को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। यह हार्ड डिस्क और SSD से तेज है, लेकिन कैश मेमोरी से धीमी होती है। जो रैम मेमोरी होती है ये हमारी हार्ड डिस्क और SSD जो मेमोरी होती है, जो सेकेंडरी डिवाइसें हैं, इनकी अपेक्षा बहुत तेज़ी से काम करती है। लेकिन कंप्यूटर में एक होती है हमारी कैश मेमोरी, जो CPU के बिल्कुल नज़दीक होती है। कैश मेमोरी बहुत फास्ट काम करती है रैम मेमोरी के मुकाबले। तो रैम मेमोरी को हम रीड राइट मेमोरी के नाम से भी जानते हैं और इसको हम शॉर्टकट में RWM भी कह सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रैम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो रोम दिया गया है इसका फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है। और जो ऑप्शन नंबर सी है ईपी रोम, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पर आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि रीड और राइट क्या होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि इंकजेट प्रिंटर में पाई जाने वाली रंगीन स्याही की बोतल में मूल रंगों की संख्या कितनी होती है। यानी कि जो इंकजेट प्रिंटर होता है इसमें प्रिंट करने के लिए जो स्याही इस्तेमाल की जाती है इसमें मूल रंग कितने होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें 3 प्रकार के कलर होते हैं जिसको हम RGB बोलते हैं। RGB का मतलब रेड, ग्रीन और ब्लू। रेड, ग्रीन, ब्लू ये 3 कलर होते हैं। तो ये 3 कलर जो है मूल रंग के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए इंकजेट प्रिंटर में पाई जाने वाली स्याही की बोतल में मूल रंगों की संख्या 3 होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा है IBM का पूर्ण रूप क्या है। यानी कि जो IBM होती है इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका IBM का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। फिर नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 27, यानी कि फायरवॉल है। जो फायरवॉल होता है क्या होता है। तो फायरवॉल कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है या कंप्यूटर की सुरक्षा करता है, यह एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, या ऑल ऑफ द अबव इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
फायरवॉल जो होता है या कंप्यूटर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि जो भी खतरे होते हैं उनसे हमारे कंप्यूटर की सुरक्षा करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कंप्यूटर की सुरक्षा करता है, जो फायरवॉल होता है कंप्यूटर की सुरक्षा करता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। तो 28 जो क्वेश्चन है इसमें बताया गया है कि कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न परिणाम क्या कहलाता है। यानी कंप्यूटर के द्वारा जो भी डेटा उत्पन्न होता उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डेटा कहते हैं या मेमोरी कहते हैं या उसको हम आउटपुट कहते हैं या फिर ऑप्शन नंबर डी इनपुट कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर के द्वारा उत्पन्न परिणाम को हम आउटपुट कहते हैं। जो आउटपुट होता है ये कंप्यूटर के द्वारा उत्पन्न होता है। जैसे कि यहाँ पर अभी हम टाइपिंग करें और टाइपिंग करेंगे, जो स्क्रीन पर डेटा दिखाई देगा वो हमारा आउटपुट की कैटेगरी में आ जाता है। तो इसी तरीके से वह सभी डेटा जो कंप्यूटर के द्वारा उत्पन्न होते हैं वो हमारे आउटपुट कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट है भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। यानी कि जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था उसका नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए सागा 220, ऑप्शन नंबर बी परम 8000 या ऑप्शन नंबर सी एनियक या ऑप्शन नंबर डी एडवाइक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो है परम 8000 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणना कार्य के लिए निम्न में से क्या प्रयोग होता है। यानी जो गणना कार्य होते हैं उसके लिए इसमें से कौन से यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा ALU। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये ALU का फुल फॉर्म है। तो गणना कार्य करने के लिए ALU का इस्तेमाल किया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यहाँ पर जो CU दिया गया है इसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट, और जो MU दिया गया है इसका फुल फॉर्म होता है मेमोरी यूनिट। यहाँ पर जो तीन यूनिट दी गई हैं CU, MU और ALU, ये हमारी CPU की मुख्य तीन यूनिट होती हैं जो कंप्यूटर में सबसे अहम भूमिका निभाती हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर में गणना कार्य करने के लिए ALU का इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो स्कैनर डिवाइस आती है, स्कैनर डिवाइस ये किस प्रकार का उपकरण होता है। स्कैनर डिवाइस इनपुट की कैटेगरी में आता है या आउटपुट की कैटेगरी में आता है या इनपुट और आउटपुट दोनों की कैटेगरी में आता है या नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो स्कैनर है, स्कैनर हमारे इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आती है, और जो प्रिंटर होता है, प्रिंटर हमारा आउटपुट की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि स्कैनर इनपुट डिवाइस होती है और प्रिंटर हमारी आउटपुट डिवाइस होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक मेमोरी है। प्राथमिक मेमोरी जो होती है इसका मतलब हुआ कि प्राइमरी मेमोरी इसमें से कौन सी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हार्ड डिस्क, ऑप्शन नंबर बी फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन नंबर सी ऑप्टिकल डिस्क या ऑप्शन नंबर डी रैम। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा, जो प्राथमिक मेमोरी हमारी रैम होती है जिसका फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी है, और जो हार्ड डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क होती है, फ्लॉपी डिस्क होती हैं, ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती हैं। बल्कि रैम हो गया, रोम हो गया, तो इस तरीके की जो मेमोरी होती हैं ये हमारी प्राइमरी मेमोरी या फिर इनको हम प्राथमिक मेमोरी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल हमने 32 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और ये वीडियो काफ़ी बड़ा भी हो रहा है। तो इस वीडियो में टोटल हम 32 क्वेश्चन तक ही रखेंगे और इसके अगले वीडियो में हम 33 से देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं और अगले वीडियो में हम फिर CCC के चैप्टर नंबर 1 के ही पार्ट 2 में 30+ क्वेश्चन आंसर वहाँ पर क्लियर कर लेंगे। तो इस वीडियो में हम यहीं तक मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।